कैसे हैं आप? अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो हमें सब्सक्राइब करना मत भूलना। देखते हैं हमारे इस डरावने परिवार में आज कौन कौन नया जुड़ा है। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि जिस इंसान के साथ आप एक ही बिस्तर पर सोते हैं, जिसका हाथ आप अपने हाथ में थामते हैं, अगर एक रात वो इंसान मर जाए और अगली सुबह वही चेहरा लेकर वापस आ जाए, लेकिन उसकी त्वचा बर्फ जैसी ठंडी हो और उसकी आंखों में प्यार नहीं बल्कि इंसानी मांस के लिए एक अजीब सी भूख हो। असम के माजुली द्वीप पर काबेरी के साथ यही हुआ। एक पति जो डूब गया और एक चीज जो उसकी खाल पहनकर वापस आ गई। रात के 12 बज चुके थे। असम का माजुली द्वीप कोहरे की एक मोटी चादर में लिपटा हुआ था। हवा में नदी की गीली मिट्टी और सड़ी हुई मछलियों की तीखी गंध थी। नदी के किनारे बांस के खंभों पर खड़ा वो छोटा सा घर हवा के हर झोंके के साथ चरमरा रहा था। चारों तरफ सिर्फ झींगुरों की आवाज थी और नीचे बहते पानी की झप झप झप। काबेरी और उसका पति रक्तीम नदी के उस हिस्से के पास रहते थे जिसे बील कहते हैं, यानी ऑक्सबो लेक। ये वो पानी होता है जो मुख्य नदी से कटकर अलग हो जाता है, ठहरा हुआ पानी जिसमें कोई बहाव नहीं होता। गांव के बुजुर्ग कहते हैं कि ठहरा हुआ पानी मुर्दा होता है और मुर्दा पानी बुरी ताकतों को अपनी ओर खींचता है। घर के अंदर लालटेन की मध्यम रोशनी में परछाइयां नाच रही थीं। रक्तीम अपना पुराना मछली पकड़ने का जाल कस रहा था। उसके चेहरे पर पसीना था और आंखों में एक जिद थी। काबेरी दरवाजे पर खड़ी अपने कांपते हाथों को साड़ी के पल्लू में छिपा रही थी। उसे एक अजीब सी घबराहट हो रही थी, जैसे कोई अनहोनी दरवाजे पर दस्तक देने वाली हो। रक्तिम ने जाल को जोर से खींचते हुए बिना काबेरी की तरफ देखे झल्लाहट भरी आवाज में कहा, काबेरी, तुम समझती क्यों नहीं? घर में खाने को एक दाना नहीं है। अगर आज रात मैं उस पुरानी झील पर नहीं गया तो कल हम भूखे मरेंगे। सूखा पड़ा है सब जगह, मछलियां सिर्फ वहीं मिलेंगी। काबेरी ने आगे बढ़कर उसका हाथ पकड़ लिया। उसकी उंगलियां रक्तीम की कलाई पर कस गईं। उसने रक्तीम की आंखों में देखते हुए कांपती हुई आवाज में कहा, नहीं रक्तीम, वहां मत जाओ। दादी कहती थी कि उस झील में बाघ रहता है, वो पानी शापित है। मुझे पैसों की परवाह नहीं है, लेकिन मुझे बहुत डर लग रहा है। आज की रात हवा भी कुछ अजीब चल रही है। रक्तीम ने काबेरी का हाथ अपने हाथ से झटक दिया। उसने लालटेन उठाई और दरवाजे की तरफ बढ़ा। जाते जाते उसने पीछे मुड़कर देखा और एक फीकी मुस्कान के साथ बोला, ये सब कहानियां हैं काबेरी, बच्चों को डराने के लिए। मैं सुबह सूरज निकलने से पहले वापस आ जाऊंगा, ढेर सारी मछलियों के साथ। रक्तिम अंधेरे में उतर गया। काबेरी दरवाजे पर ही खड़ी रही। वो दूर तक उस लालटेन की छोटी सी रोशनी को देखती रही जो घने कोहरे में तैर रही थी। रोशनी धीरे धीरे उस बील की तरफ बढ़ रही थी जहां सन्नाटा इतना गहरा था कि कानों में गूंजने लगे। अचानक वो रोशनी रुक गई। काबेरी की सांसें भी रुक गईं। उसे लगा जैसे कोहरे में कोई परछाई रक्तिम के पीछे खड़ी है। तभी एक जोरदार आवाज ने रात की शांति को चीर दिया। छपाक, जैसे कोई भारी चीज पानी में गिरी हो, और फिर वो लालटेन की रोशनी बुझ गई। काबेरी ने अंधेरे में चीखने की कोशिश की, रक्तिम, लेकिन जवाब में सिर्फ हवा की सरसराहट आई। पानी फिर से शांत हो गया था, जैसे उसने किसी राज को निगल लिया हो। काबेरी को नहीं पता था कि जो चीज पानी में गिरी थी वो रक्तिम था, लेकिन जो चीज अब पानी से बाहर आएगी वो उसका पति नहीं होगा। वो वापस आया। पूरी रात बीत गई, लेकिन काबेरी की आंखों में नींद का एक कतरा भी नहीं था। वो दरवाजे की चौखट पर बैठी सुन्न आंखों से उस घने कोहरे को घूर रही थी।
गांव के कुछ लोग हाथों में बांस की मशाले लिए झील के किनारे अब भी रक्तिम को ढूंढ रहे थे, लेकिन अब उनकी आवाजों में उम्मीद कम और हताशा ज्यादा थी। सुबह की पहली किरण फूट रही थी। गांव के बूढ़े मुखिया ने अपनी मशाल बुझाते हुए काबेरी की तरफ देखा। उसने अपनी पगड़ी उतारी और भारी मन से सर झुकाते हुए कहा, काबेरी बेटी, अब और ढूंढने का कोई फायदा नहीं। उस झील में गिरने वाला कभी वापस नहीं आता। शायद रक्तिम अब इस दुनिया में। मुखिया की बात पूरी भी नहीं हुई थी कि तभी कोहरे के बीच से एक आहट आई। मिट्टी पर गीले पैरों के चलने की आवाज, छप छप छप। सबकी नजरें उस धुंधली पगडंडी पर टिक गईं। कोहरे को चीरते हुए एक आकृति धीरे धीरे चलकर गांव की तरफ आ रही थी। वो रक्तिम था। उसके कपड़े पानी से लथपथ थे और शरीर पर झील की काली मिट्टी और काई लगी हुई थी। वो लड़खड़ा नहीं रहा था, बल्कि एक अजीब सी अकड़ के साथ सीधा चल रहा था। काबेरी उसे देखते ही पागलों की तरह दौड़ी। उसने रक्तिम को जोर से गले लगा लिया। उसका पूरा शरीर कांप रहा था। उसने रक्तिम के गीले चेहरे को अपने हाथों में थामते हुए, रोते हुए, सिसकते हुए पूछा, रक्तिम, तुम जिंदा हो? तुम कहां चले गए थे? मैंने सोचा मैंने तुम्हें खो दिया। लेकिन जैसे ही काबेरी ने उसके गालों को छुआ, उसका खून जम गया। रक्तिम का शरीर बर्फ की सिल्ली जैसा ठंडा था। ये वो ठंड नहीं थी जो बारिश में भीगने से लगती है। ये वो ठंड थी जो मुर्दा घर में रखे शरीर से महसूस होती है, जैसे गीले चमड़े में लिपटी हुई बर्फ। विज्ञान इसे हाइपोथर्मिया कहता है, जब शरीर का तापमान खतरनाक हद तक गिर जाता है। इंसान कांपने लगता है, होंठ नीले पड़ जाते हैं। काबेरी ने भी यही सोचा कि रक्तिम पूरी रात ठंडे पानी में था, इसलिए ऐसा हो रहा है। लेकिन एक बात अजीब थी, रक्तिम कांप नहीं रहा था। उसकी सांसें भी जरूरत से ज्यादा धीमी चल रही थीं। काबेरी ने घबरा कर पूछा, रक्तिम, कुछ तो बोलो। रक्तिम ने काबेरी को देखा। उसकी पलकें झपक नहीं रही थीं। उसने काबेरी को खुद से अलग किया और एक बिल्कुल सपाट, बिना किसी भावना वाली भारी आवाज में कहा, मैं रास्ता भटक गया था काबेरी। कोहरा बहुत घना था। मुझे भूख लगी है। काबेरी उसे घर के अंदर ले आई। उसने रक्तिम को चूल्हे की आग के पास बिठाया और उसे कंबल उड़ाया। आग की लपटें तेज थीं, इतनी तेज कि चमड़ी जल जाए, लेकिन रक्तिम वैसे ही बैठा रहा, जैसे उसे गर्मी महसूस ही नहीं हो रही हो। काबेरी रसोई में उसके लिए चाय बनाने गई। जब वो वापस लौटी तो उसने देखा कि रक्तिम आग को नहीं देख रहा था। वो दीवार के एक कोने को घूर रहा था, बिना हिले, बिना पलक झपकाए। उसके गीले कपड़ों से पानी फर्श पर गिर रहा था, टप टप टप। और फर्श पर बन रहे पानी के उस घेरे में काबेरी को लगा जैसे पानी नहीं, बल्कि झील की काली गंदगी फैल रही है। रक्तिम वापस तो आ गया था, पर क्या वो अकेला आया था? रात के 3 बज रहे थे। बाहर बारिश शुरू हो चुकी थी। काबेरी बिस्तर पर लेटी हुई थी, लेकिन रक्तिम उसके बगल में नहीं था। अचानक रसोई घर की तरफ से एक अजीब सी आवाज ने काबेरी की नींद तोड़ दी। चप चप, क्रंच, जैसे कोई गीली मिट्टी में पैर मार रहा हो या फिर कोई जानवर शिकार को नोच रहा हो। काबेरी ने लालटेन की बत्ती थोड़ी ऊंची की और दबे पांव रसोई की तरफ बढ़ी। जैसे जैसे वो रसोई के करीब जा रही थी, हवा में एक बहुत तेज बदबू फैलने लगी। सड़ी हुई मछली और ताजे खून की मिलीजुली गंध। ये वो खुशबू नहीं थी जो खाना पकते समय आती है, ये किसी कसाई खाने की गंध थी। काबेरी ने रसोई के दरवाजे से झांक कर देखा। वहां का नजारा देखकर उसके हलक में चीख अटक गई। रक्तिम जमीन पर उकड़ू बैठा था। उसके सामने मछलियों की टोकरी रखी थी जो वो कल लाया था। वो मछलियां पकाई नहीं गई थीं। रक्तिम ने एक बड़ी सी रोहू मछली को अपने दोनों हाथों से पकड़ा और उसे अपने मुंह के पास लाया। उसने मछली को पकाया नहीं, साफ नहीं किया। उसने सीधे मछली के पेट में अपने दांत गड़ा दिए। एक भयानक कड़क की आवाज आई, मछली की कांटेदार हड्डियों टूटने की आवाज। रक्तिम उसे कच्चा चबा रहा था। मछली की आंतें, उसकी सिल्वर रंग की चमड़ी, सब कुछ रक्तिम के मुंह के किनारों से बाहर लटक रहा था।
कावेरी से अब और रहा नहीं गया। उसके हाथ से लालटेन छूटते छूटते बची। उसने अपनी साड़ी से मुंह ढकते हुए कांपती हुई रुआसी आवाज में चीख कर पूछा, रक्तिम, ये तुम क्या कर रहे हो? तुम कच्ची मछली खा रहे हो। भगवान के लिए रुको, तुम्हें क्या हो गया है? असमिया लोक कथाओं में कहा जाता है कि बाघ को इंसानी खाना हजम नहीं होता। उसकी भूख अनंत होती है, लेकिन सिर्फ गंदगी और कच्ची मछलियों के लिए। इंसान भूख लगने पर पेट भरता है, लेकिन बाघ सिर्फ अपनी हवस मिटाता है। और उस वक्त रक्तिम इंसान नहीं लग रहा था। काबेरी की आवाज सुनकर रक्तिम रुका। धीरे से, बहुत धीरे से उसने अपनी गर्दन पीछे घुमाई। उसके मुंह के चारों तरफ मछली की चिपचिपे शल्क लगे थे। होंठ खून से लाल थे। उसने मछली के बचे हुए हिस्से को जमीन पर नहीं रखा। उसने उसे एक बार में ही निगल लिया, बिना चबाए, जैसे कोई सांप अपने शिकार को निगलता है। गलप। रक्तिम धीरे से खड़ा हुआ। अंधेरे में उसकी आंखों की पुतलियां अजीब चमक रही थीं। उसने अपनी जुबान से अपने होठों पर लगा खून चाटा और काबेरी की तरफ देखकर मुस्कुराया। लेकिन वो मुस्कुराहट उसकी आंखों तक नहीं पहुंची। उसने सिर्फ इतना कहा, बनाया हुआ खाना बेस्वाद था काबेरी। असली स्वाद तो ताजे शिकार में है। और उस पल काबेरी को एहसास हुआ कि वो इस घर में अपने पति के साथ नहीं, बल्कि एक शिकारी के साथ बंद है। अगर वो जो घर के अंदर बैठा है मेरा पति है, तो फिर वो कौन है जो पानी की सतह पर तैर रहा है? अगली सुबह काबेरी कपड़ों की एक गठरी लेकर नदी के घाट पर गई। ये वही कपड़े थे जो रक्तिम ने कल रात पहने थे, जिन पर सड़ी हुई मछली और कीचड़ की बदबू थी। सूरज तो निकल आया था, लेकिन नदी के ऊपर कोहरा अब भी जमा हुआ था। घाट पर कोई नहीं था, सिर्फ मक्खियों की भिनभिनाहट थी। भिन भिन भिन, जो उन गंदे कपड़ों का पीछा कर रही थीं। काबेरी ने कपड़े पानी में भिगोए। पानी का रंग मटमैला था। जैसे ही उसने रक्तिम की शर्ट को रगड़ा, पानी में से एक अजीब सा झाग निकलने लगा। उसने सोचा साबुन होगा, लेकिन वो गाढ़ा, चिकना, चर्बी जैसा कुछ था। कपड़े धोते वक्त काबेरी की नजर पास ही उगी जलकुंभी यानी वाटर हाइसिंथ के पौधों पर पड़ी। वहां हरे पत्तों के बीच कुछ फंसा हुआ था, कुछ सफेद सा। काबेरी को लगा शायद कोई मरा हुआ जानवर है। उसने एक लंबी लकड़ी उठाई और उन पौधों को हटाने की कोशिश की। जैसे ही उसने लकड़ी से जलकुंभी को साइड किया, वो चीज पानी के ऊपर आ गई। सांस रोककर, झटके के साथ काबेरी के हाथ से लकड़ी छूट गई। वो कोई जानवर नहीं था, वो एक इंसानी हाथ था, फूला हुआ, सफेद और बिल्कुल अकड़ा हुआ। फोरेंसिक साइंस में इसे सैपोनिफिकेशन कहते हैं, यानी ग्रेव वैक्स। जब कोई शरीर लंबे समय तक ठंडे पानी और कीचड़ में रहता है, तो वो सड़ता नहीं है, बल्कि उसकी चर्बी साबुन जैसे मोम में बदल जाती है। लाश पीली और सूजी हुई हो जाती है, बिल्कुल किसी पुतले की तरह। और वो हाथ बिल्कुल वैसा ही दिख रहा था। काबेरी का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वो भागना चाहती थी, लेकिन उसके पैर जमीन में गड़ गए थे। उसने हिम्मत करके उस लाश की कलाई को देखा। चमड़ी गल चुकी थी, लेकिन कलाई पर बना वो गुदना, टैटू, वो अभी भी दिख रहा था। एक छोटा सा त्रिशूल। काबेरी ने अपने मुंह पर हाथ रख लिया। हे भगवान, नहीं, ये नहीं हो सकता। ये त्रिशूल तो रक्तिम के हाथ पर था। आंसू उसकी आंखों से बहकर नदी में गिरने लगे। सच्चाई उसके सामने तैर रही थी। असली रक्तिम उस रात डूब गया था। उसकी लाश यहां कीचड़ में फंसी हुई है, सड़ रही है। तो फिर वो चीज क्या है जो अभी मेरे घर में बैठी है, जो मेरे पति के कपड़े पहने हुए हैं और जो मुझे काबेरी बुला रहा है? काबेरी ने पीछे मुड़कर अपने घर की तरफ देखा। चिमनी से धुआं निकल रहा था। वो चीज जाग चुकी थी।
काबेरी को समझ आ गया था वो अब अपने घर नहीं जा रही थी, वो एक राक्षस की मांद में वापस जा रही थी और उसे पता भी नहीं था कि उस राक्षस को काबेरी के इस राज का पता चल चुका है या नहीं। कहते हैं शरीर टूटने से पहले इंसान का दिमाग टूटता है। जब आप अपने सबसे करीबी इंसान को देखें और आपका दिमाग चीख चीख कर कहे कि ये वो नहीं है, ये कोई और है, इसे मनोविज्ञान में कैपग्रास सिंड्रोम कहते हैं। लेकिन काबेरी के लिए ये कोई बीमारी नहीं थी, ये एक भयानक सच था। काबेरी नदी से घर की तरफ लौटी। उसके कदम भारी थे, जैसे पैरों में लोहे की जंजीरें बंधी हों। उसने अपने आंसू पोंछ लिए थे। उसने खुद को समझाया, शांत रहो काबेरी, शांत रहो। अगर उसे पता चला कि तुम्हें सच पता है तो वो तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेगा। नाटक करो, सब ठीक होने का नाटक करो। जैसे ही उसने घर का दरवाजा खोला, हवा का एक झोंका उसके चेहरे पर लगा। लेकिन इस बार वो रक्तिम की खुशबू नहीं थी। कल तक तो उसे रक्तिम की गंध आ रही थी, लेकिन आज जैसे जैसे काबेरी का डर बढ़ रहा था, उस चीज की माया भी कमजोर पड़ रही थी। अब घर में सड़े हुए कीचड़ और गंधक की बदबू थी, जैसे किसी पुराने कुएं का ढक्कन खोल दिया गया हो। रक्तिम ने बिना मुड़े एक गहरी सांस खींची और फिर भारी घरघराती हुई आवाज में बोला, काबेरी, तुम नदी पर गई थी। तुम्हारे शरीर से उस जगह की बदबू आ रही है। वहां क्या देखा तुमने? किससे मिली तुम? काबेरी का दिल उसके सीने से बाहर आने को हो रहा था। उसने अपनी साड़ी के पल्लू को कस के पकड़ा और हकलाते हुए कांपती हुई आवाज में झूठ बोला, मैं तो बस कपड़े धोने गई थी रक्तिम, और क्या देखूंगी? वहां कोई नहीं था। तुम्हें शक क्यों हो रहा है? रक्तिम धीरे धीरे मुड़ा। उसके चेहरे पर एक अजीब सा भाव था, गुस्सा नहीं बल्कि बनावटी चिंता। उसने काबेरी की आंखों में घूरते हुए कहा, शक नहीं काबेरी, मुझे लग रहा है तुम बीमार हो। तुम मुझे ऐसे देख रही हो जैसे तुम मुझे पहचानती नहीं, जैसे मैं कोई अजनबी हूं। क्या मैं तुम्हारा रक्तिम नहीं हूं? यह सबसे खतरनाक हथियार था, गैस लाइटिंग। वो राक्षस काबेरी को ही पागल साबित करने में लगा था। वो धीरे धीरे काबेरी की तरफ बढ़ा। हर कदम के साथ फर्श के तख्ते चरमरा रहे थे, क्रीक क्रीक। काबेरी पीछे हटती गई जब तक कि उसकी पीठ दीवार से नहीं सट गई। रक्तिम अब बिल्कुल उसके करीब था, इतना करीब कि काबेरी उसकी ठंडी सांसें अपने माथे पर महसूस कर सकती थी। उसकी त्वचा का रंग अब थोड़ा सा ग्रे पड़ने लगा था, जैसे मेकअप उतर रहा हो। रक्तिम ने अपना हाथ दीवार पर रखा, काबेरी के चेहरे के बिल्कुल पास। उसने झुककर काबेरी के कान में एक ऐसी बात कही जिसने काबेरी की रही सही हिम्मत भी तोड़ दी। तुम झूठ बहुत बुरा बोलती हो काबेरी। तुम्हें पता चल गया है ना कि मैं कौन हूं? इस दुनिया में हर राक्षस का एक नियम होता है। अगर आप उस नियम को तोड़ दें तो आप राक्षस को भी तोड़ सकते हैं, लेकिन उस नियम को जानने की कीमत कभी कभी जान देकर चुकानी पड़ती है। काबेरी बांस के जंगलों के बीच से बेतहाशा भाग रही थी। उसके पैर छिल गए थे, साड़ी का पल्लू फट गया था। पीछे उस शापित घर से वो किसी तरह अपनी जान बचाकर निकली थी। हवा में सरसराहट हो रही थी, जैसे जंगल भी उसे चेतावनी दे रहा हो। वो सीधे गांव के आखिरी छोर पर बनी बूढ़ी आई की झोपड़ी की तरफ भागी। बूढ़ी आई, गांव की सबसे बुजुर्ग औरत। लोग कहते थे कि वो हवा को सूंघ कर बता सकती है कि मौत कहां आने वाली है। काबेरी ने झोपड़ी का दरवाजा जोर से खटखटाया। अंदर अंधेरा था, सिर्फ अगरबत्ती की लाल चमक दिखाई दे रही थी। काबेरी अभी कुछ बोलती उससे पहले ही अंधेरे से एक भारी और खुरदरी आवाज आई, दरवाजा बंद कर दे काबेरी, तेरे साथ मरे हुए पानी की बदबू अंदर आ रही है। बूढ़ी आई अलाव के पास बैठी थी।
उसकी आंखों में मोतियाबिंद था, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे वो काबेरी के आर पार देख रही हो। काबेरी उसके पैरों में गिर पड़ी। उसने रोते हुए हिचकियों में कहा, आई, वो रक्तिम नहीं है। वो रक्तिम जैसा दिखता है, उसकी आवाज रक्तिम जैसी है, लेकिन वो मांस खाता है आई। वो मुझे घूरता रहता है। वो कोई शैतान है। बूढ़ी आई ने अपनी लाठी से जमीन पर थपथपाया। ठक ठक। उसने शांत स्वर में कहा, वो बाघ है बेटी, असम की नदियों का सबसे पुराना पिशाच। उसे अपनी खुद की कोई शक्ल नहीं होती। वो ईर्ष्यालु है। उसे इंसानों की जिंदगी चाहिए, उनका प्यार चाहिए, उनका घर चाहिए। इसलिए वो मारता है ताकि वो मरने वाले की जगह ले सके। वो रक्तिम की खाल पहनकर उसकी जिंदगी जी रहा है। काबेरी ने पूछा, मैं क्या करूं आई? क्या मैं उसे मार सकती हूं? बूढ़ी आई ने जमीन की धूल में अपनी उंगली से एक चित्र बनाया, एक जालीदार पैटर्न। उसने कहा, बाघ को पानी से ताकत मिलती है, लेकिन उसे डर लगता है फटे हुए जाल से। मछली पकड़ने वाला जाल, क्योंकि जाल उसे याद दिलाता है कि वो एक जानवर है, इंसान नहीं। और फटा हुआ जाल अशुभ होता है, उसमें बाघ की माया उलझ जाती है। बूढ़ी आई ने अपनी कमर से एक पुराना मैला कुचैला कपड़े का टुकड़ा निकाला। वो एक पुराने मछली पकड़ने वाले जाल का टुकड़ा था। उसमें से सड़ी हुई रस्सी की गंध आ रही थी। उसने वो टुकड़ा काबेरी के हाथ में थमा दिया। काबेरी को लगा जैसे उसने कोई जलता हुआ अंगारा पकड़ लिया हो। आई ने काबेरी का हाथ कस के पकड़ा और चेतावनी देते हुए कहा, सुन ले काबेरी, ये जाल ही तेरा हथियार है, लेकिन एक शर्त है, तुझे उसे घर के अंदर ही फंसाना होगा। अगर वो घर से निकलकर पानी तक पहुंच गया तो दुनिया की कोई ताकत उसे नहीं मार सकती। वो फिर से ठीक हो जाएगा और फिर वो तुझे नहीं, पूरे गांव को खा जाएगा। काबेरी ने उस जाल के टुकड़े को अपनी मुट्ठी में भींच लिया। उसकी आंखों से डर गायब हो गया था। अब वहां सिर्फ बदले की आग थी। उसे वापस जाना था, उसी घर में, उसी राक्षस के पास, रात का खाना बनाने। लेकिन इस बार शिकार मछली नहीं होगी, शिकार वो खुद होगा। दुनिया का सबसे खतरनाक झूठ वो नहीं होता जो नफरत से बोला जाए। सबसे खतरनाक झूठ वो होता है जो एक चुंबन के साथ बोला जाता है। काबेरी को आज रात यही करना था। उसे उस शैतान से प्यार का नाटक करना था ताकि वो उसे मार सके। काबेरी घर लौटी। उसने अपनी साड़ी ठीक की, चेहरे से पसीना पोंछा और अपने बालों को संवारा। उसकी जेब में वो फटा हुआ जाल रखा था। उसका दिल एक पिंजरे में बंद पक्षी की तरह फड़फड़ा रहा था। उसने एक गहरी सांस ली और चेहरे पर एक झूठी मुस्कान चिपकाकर दरवाजा खोला। घर के अंदर सन्नाटा था। रक्तिम या वो चीज बिस्तर पर लेटा हुआ छत को घूर रहा था। काबेरी को देखते ही उसकी गर्दन मुड़ी। उसकी आंखों में एक सवाल था। काबेरी ने डर को अपने गले के नीचे उतारा और बहुत ही प्यार से सामान्य होने का नाटक करते हुए कहा, माफ करना रक्तिम, मुझे देर हो गई। मैं तुम्हारे लिए तुम्हारी पसंदीदा मछली बनाने की तैयारी कर रही थी। आज हम साथ में खाना खाएंगे। मनोविज्ञान में इसे फोन रिस्पॉन्स कहते हैं। जब शिकार अपने शिकारी को खुश करने की कोशिश करता है सिर्फ जिंदा रहने के लिए। काबेरी भी वही कर रही थी। वो उसे बहला रही थी। काबेरी ने पीतल की थाली में खाना परोसा, चावल और मछली की सब्जी। कमरे में सिर्फ खाने की प्लेट की आवाज गूंज रही थी। रक्तिम खाने की मेज पर बैठा था। उसकी नजरें खाने पर नहीं, काबेरी की गर्दन पर थीं, जैसे वो सोच रहा हो कि थाली में रखा मांस खाऊं या सामने बैठी औरत को। काबेरी ने हिम्मत जुटाई। वो रक्तीन के पीछे जाकर खड़ी हो गई। उसने अपने हाथ रक्तीन के कंधों पर रखे। जैसे ही उसने रक्तीन के बालों में उंगलियां फिराईं, काबेरी की रूह कांप गई। वो दिखने में इंसानी बाल थे, लेकिन छूने में वो गीले, चिपचिपे और ठंडे थे,
जैसे तालाब की काई। उसकी उंगलियों में एक लसलसा पदार्थ लग गया, लेकिन काबेरी ने अपना हाथ नहीं हटाया। रक्तीम ने काबेरी के इस स्पर्श से धोखा खा लिया। उसने थाली से पकी हुई मछली का एक टुकड़ा उठाया और मुंह में डाला, लेकिन जैसे ही खाना उसके गले के नीचे उतरा, उसका चेहरा लाल पड़ गया। खाओ, खाओ। वो चीज पका हुआ खाना बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। वो उबकाई लेने लगा। यही वो मौका था। काबेरी ने देखा कि वो व्यस्त है। वो दबे पांव पीछे हटी। उसने खिड़कियों की कुंडी पहले ही लगा दी थी। अब सिर्फ एक रास्ता बचा था, पीछे का दरवाजा, जहां से वो भाग सकता था। काबेरी तेजी से उस दरवाजे की तरफ बढ़ी। उसने दरवाजे की भारी लकड़ी की सिटकनी को उठाया। उसके हाथ कांप रहे थे। खट खट, क्लिक। दरवाजा बंद हो गया। अब वो दोनों इस घर में कैद थे। काबेरी ने राहत की सांस ली, लेकिन तभी उसके कान के बिल्कुल पीछे एक ठंडी हवा महसूस हुई। काबेरी ने पलटने की कोशिश की, लेकिन एक भारी और गीले हाथ ने उसका कंधा पकड़ लिया। रक्तीम अब मेज पर नहीं था। वो पलक झपकते ही उसके पीछे आ गया था। उसने काबेरी के कान में फुसफुसाया, दरवाजा क्यों बंद किया काबेरी? क्या तुम्हें मुझसे अकेले में डर नहीं लगता? वो चीख जो अभी कमरे में गूंजी, वो किसी इंसान की नहीं थी। इंसान दर्द में चिल्लाता है, लेकिन वो आवाज ऐसी थी जैसे दो गीले पत्थरों को आपस में रगड़ा जा रहा हो। काबेरी के हाथ में वो फटा हुआ जाल था। उसने जैसे ही वो जाल अपनी जेब से बाहर निकाला, रक्तिम या वो बहुरूपिया पीछे हटा। उसका चेहरा कांपने लगा, गुस्से से नहीं बल्कि उसकी माया अब टूट रही थी। उसके गालों की त्वचा ऐसे ढीली पड़ने लगी जैसे पिघलता हुआ मोम। प्रकृति में इसे मिमिक्री या छलावा कहते हैं। जैसे गिरगिट रंग बदलता है या ऑक्टोपस पत्थर जैसा बन जाता है, लेकिन ये छलावा बहुत कच्चा था। बाघ सिर्फ तब तक इंसान दिख सकता है जब तक वो शांत हो। गुस्से में उसका असली रूप बाहर आने लगता है। काबेरी अपनी आंखों पर यकीन नहीं कर पा रही थी। रक्तिम की बाईं आंख अपनी जगह से खिसककर गाल पर आ गई। उसका जबड़ा अजीब तरीके से लटक गया, जैसे हड्डी टूट गई हो। चमड़ी के अंदर से लाल खून नहीं बल्कि भूरे रंग का कीचड़ जैसा चिपचिपा पदार्थ रिसने लगा। वो रक्तिम का चेहरा नहीं था, वो सिर्फ एक मुखौटा था जो अब गिर रहा था। और फिर पूरी चमड़ी फट गई। अंदर से जो निकला वो खौफनाक था। स्लेटी रंग की चिकनी गीली त्वचा, मछली जैसी गोल पीली आंखें जिनमें पलकें नहीं थीं। नाक की जगह सिर्फ 2 छेद थे। उसके मुंह में इंसानी दांत नहीं बल्कि आरी जैसे नुकीले काले दांत थे। वो बाघ था। उस राक्षस ने अपना असली मुंह खोला। उसकी आवाज अब रक्तिम की नहीं थी, वो पानी के बुलबुलों जैसी भारी और गड़गड़ाती हुई आवाज थी। तुमने नियम तोड़ा काबेरी, अब मैं तुम्हारे चेहरे को पहनूंगा। काबेरी डर से जम सकती थी, लेकिन जीने की चाहत डर से बड़ी होती है। उसने अपनी पूरी ताकत लगाकर वो फटा हुआ जाल उस राक्षस के ऊपर फेंक दिया। मर जा शैतान! जैसे ही वो पुराना सड़ा हुआ जाल उसकी गीली त्वचा से लगा, वो जलने लगा। बाघ तड़प उठा। वो जाल उसके लिए तेजाब जैसा था। उसकी त्वचा से धुआं निकलने लगा। वो इधर उधर भागने लगा, चीजें तोड़ने लगा, मेज पलट दी, बर्तन फेंक दिए। उसे दर्द हो रहा था, लेकिन वो मरा नहीं था। वो अभी भी बहुत ताकतवर था। उसने एक झटके में जाल को अपने शरीर से नोचकर फेंक दिया। उसकी त्वचा जल चुकी थी, लेकिन उसकी पीली आंखें अब काबेरी को नहीं, खिड़की को देख रही थी। उसे पानी चाहिए था, पानी जो उसके घाव भर सकता था। उसने काबेरी को धक्का दिया। काबेरी दूर जा गिरी और वो राक्षस पूरी ताकत से बंद खिड़की की तरफ दौड़ा। उसने अपने सिर से खिड़की तोड़ दी। कांच के टुकड़ों के साथ वो अंधेरे में कूद गया। काबेरी ने उठकर देखा, वो लंगड़ाते हुए लेकिन बहुत तेजी से सीधे उस मौत की झील की तरफ भाग रहा था।
अगर वो पानी में पहुंच गया तो सब खत्म। काबेरी को पता था आज रात या तो वो मरेगा या काबेरी। दौड़ शुरू हो चुकी थी। उस रात काबेरी के खून में डर नहीं, सिर्फ एड्रेनलिन दौड़ रहा था। यही वो चीज है जो इंसान को अपनी औकात से बढ़कर लड़ने की ताकत देती है। काबेरी घर से बाहर कूदी। घुप अंधेरा था और आसमान फटने को तैयार था। अचानक मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। पानी की मोटी बूंदें काबेरी के चेहरे पर कोड़ों की तरह बज रही थीं। उसने अंधेरे में अपनी आंखें फाड़ कर देखा। बिजली की चमक में उसे वो राक्षस दिखाई दिया। वो लंगड़ाते हुए, घिसटते हुए झील के किनारे की तरफ भाग रहा था। वो अपने घर यानी पानी में जाने के लिए बेताब था। काबेरी उसके पीछे दौड़ी, लेकिन झील के किनारे की जमीन सामान्य जमीन नहीं थी, वो दलदल थी। काबेरी का हर कदम कीचड़ में धंस रहा था। विज्ञान कहता है कि हवा के मुकाबले कीचड़ में चलना 4 गुना ज्यादा मुश्किल होता है। कीचड़ आपको पकड़ता है, आपको खींचता है। काबेरी के पैर घुटनों तक काली मिट्टी में फंस रहे थे। छप छप धप वो गिरी, फिर उठी। उसका पूरा शरीर कीचड़ से सन चुका था। बाघ पानी से बस कुछ ही कदम दूर था। अगर वो पानी में चला जाता तो उसके घाव भर जाते। काबेरी ने अपनी पूरी जान लगा दी। उसने एक लंबी छलांग लगाई। नहीं, उसने बाघ के पैरों को पीछे से पकड़ लिया। दोनों धड़ाम से कीचड़ में गिर पड़े। अब वो दोनों गुत्थम गुत्था थे। काबेरी ने उसे जकड़ रखा था, लेकिन उसे पकड़ना किसी जिंदा मछली को पकड़ने जैसा था। उसका शरीर बहुत चिकना और लसलसा था। बारिश के पानी और कीचड़ की वजह से कावेरी की पकड़ बार बार छूट रही थी। उस राक्षस के शरीर से वही सड़े हुए गोश्त की बदबू आ रही थी, जो अब बारिश में और भी तेज हो गई थी। काबेरी ने उसके गले को पीछे से जकड़ लिया। बारिश के शोर और बादलों की गरज के बीच वो अपनी पूरी ताकत से चिल्लाई, तू वापस नहीं जाएगा। तूने मेरे रक्तिम को मारा है। आज मैं तुझे इसी कीचड़ में दफना दूंगी। लेकिन बाघ इंसान नहीं था। उसमें 10 मर्दों जितनी ताकत थी। उसने एक जोरदार झटका दिया। उसने अपनी कोहनी पीछे मारी। ठक, काबेरी के जबड़े पर चोट लगी। वो पीछे जा गिरी। उसका मुंह खून से भर गया। कीचड़ उसके मुंह और नाक में घुसने लगा। बाघ पलटा। बिजली कड़की। उस रोशनी में काबेरी ने बाघ का चेहरा देखा। बारिश की बूंदें उसकी स्लेटी त्वचा पर फिसल रही थीं। वो अब भाग नहीं रहा था। वो काबेरी के ऊपर चढ़ गया। उसने अपने दोनों वेब्ड हैंड्स काबेरी के गले पर रख दिए। उसकी पीली आंखों में सिर्फ हत्या थी। उसने घरघराती हुई आवाज में कहा, तुझे पानी बहुत पसंद है ना काबेरी? तो चल, नीचे चलते हैं। उसने काबेरी को बालों से पकड़ा और उसे घसीटते हुए पानी की तरफ ले गया। काबेरी ने जमीन को, घास को, हर चीज को नोचने की कोशिश की, लेकिन कीचड़ में कुछ भी हाथ नहीं आया। छपाक, एक बड़ा धमाका हुआ। बाघ ने काबेरी के साथ उस गहरी काली झील में छलांग लगा दी। ठंडा पानी उनके ऊपर बंद हो गया। बाहर सिर्फ बारिश रह गई और झील की सतह पर हवा के बुलबुले। कहते हैं पानी सब कुछ याद रखता है, खून का स्वाद, आखिरी सांस की गर्मी और वो राज जो इंसान जमीन पर दफनाना भूल जाता है। अब काबेरी उसी पानी की कैद में थी, जहां चीखने का कोई फायदा नहीं होता। पानी के अंदर गहरा अंधेरा था, बिल्कुल काली स्याही जैसा। काबेरी की सांसें घुट रही थीं। फेफड़े जल रहे थे जैसे अंदर आग लगी हो। वो बाघ उस पानी में राजा था। उसकी पकड़ लोहे जैसी मजबूत थी। वो काबेरी को और नीचे कीचड़ वाली तलहटी की तरफ खींच रहा था। काबेरी ने हाथ पैर मारे,
लेकिन पानी में इंसान बेबस होता है। उसने अपनी धुंधली आंखों से देखा। बाघ का चेहरा उसके सामने था। पानी के अंदर उसकी आंखें टॉर्च की तरह चमक रही थीं। वो मुस्कुरा रहा था। उसके नुकीले दांतों के बीच से बुलबुले निकल रहे थे। उसे काबेरी को मारने की जल्दी नहीं थी। वो उसे तड़पा कर मारना चाहता था। जब दिमाग को ऑक्सीजन नहीं मिलती तो इंसान को हेल्यूसिनेशन होने लगते हैं। काबेरी को लगा जैसे रक्तिम उसे बुला रहा है। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। मौत करीब थी, लेकिन तभी उसके हाथ ने अपनी साड़ी की जेब को छुआ। वहां कुछ खुरदुरा सा था। वो फटा हुआ जाल का टुकड़ा। काबेरी ने अपनी बची कुची ताकत बटोरी। उसने अपनी मुट्ठी में वो जाल का टुकड़ा भींचा और पूरी जान लगाकर उसे बाघ के गले पर रगड़ दिया। असर तुरंत हुआ। जैसे ही वो जादुई जाल उस राक्षस की त्वचा से स्पर्श हुआ, पानी में करंट दौड़ गया। बाघ छटपटाने लगा। उसकी पकड़ ढीली पड़ गई। वो जाल उसकी शक्तियों को काट रहा था। काबेरी ने देखा कि बाघ का शरीर सिकुड़ने लगा, जैसे कोई प्लास्टिक आग में पिघलता है। उसकी चमकती आंखें बुझने लगीं। काला धुआं उसके शरीर से निकलकर पानी में घुलने लगा। वो अब राक्षस नहीं, बस एक सड़ी हुई लाश का टुकड़ा लग रहा था, जो धीरे धीरे गहराई में डूबता जा रहा था। सतह पर आना, जीवन की सांस। काबेरी ने नीचे की तरफ पैर मारा और ऊपर की तरफ तैरी। फेफड़े फटने ही वाले थे। रोशनी करीब आ रही थी और फिर काबेरी पानी की सतह पर आ गई। उसने हवा को अपने अंदर खींचा। बारिश अब भी हो रही थी, लेकिन वो जिंदा थी। वो रेंगते हुए कीचड़ भरे किनारे पर आ गिरी। कुछ देर बाद काबेरी अपने घर के सामने खड़ी थी। उसके हाथ में एक जलती हुई मशाल थी। उस घर में अब रक्तिम की यादें नहीं, सिर्फ उस राक्षस की बदबू बची थी। काबेरी ने मशाल को फूस की छत पर फेंक दिया। आग की लपटें बारिश में भी तेज उठीं। नारंगी रोशनी ने काली झील को रोशन कर दिया। सब कुछ चल रहा था, जाल, बिस्तर, झूठ, सब कुछ। काबेरी ने उस चलते हुए घर की तरफ पीठ की और गांव की पगडंडी पर चल पड़ी। कहानी यहां खत्म हो जानी चाहिए थी। राक्षस मर गया, हीरो बच गया, लेकिन असम के जंगलों में कहानियां इतनी आसानी से खत्म नहीं होती। काबेरी अभी कुछ ही दूर गई थी कि उसे पीछे झील से एक आवाज आई। काबेरी के कदम रुक गए। उसने पलटने की हिम्मत नहीं की। उसके ठीक पीछे से एक आवाज आई। वो बाघ की आवाज नहीं थी, वो रक्तिम की आवाज नहीं थी। बिल्कुल काबेरी की अपनी आवाज में वो आवाज बिल्कुल काबेरी जैसी थी। उसने कहा, रुको, तुम मुझे पानी में अकेला छोड़कर कैसे जा सकती हो? काबेरी ने आंखें बंद कर लीं, क्योंकि वो जानती थी कि पानी में से जो बाहर निकला है वो कोई और नहीं, उसकी अपनी परछाई है।